बच्चों को जब हम जाते हैं वहाँ पर उनकी झुग्गी में, तो वो अपने आप वहाँ पे आए हुए नहीं रहते हैं, तो हमें उनको घर घर जाने बुलाना पड़ता है। तो वो कहते हैं चलो रे दीदी आ गई, दीदी आ गई। कौन सी दीदी आ गई? उन्होंने कहा संडे वाली दीदी आ गई। जब आप वहाँ पर जाती हैं तो क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अगर एजुकेटेड ही होते तो आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं बिल्कुल, पड़ती। क्योंकि अगर कोई किसी चीज में विरोध आएगा, बाधाएं आ जाएंगी, तो थोड़ा सा कर तो लेगा इंसान, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। लेकिन हमारी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि हम शादी के पहले से ही कर रहे हैं। तो मैं ग्लोबली इंग्लिश वगैरह भी सिखाती हूँ और योग सिखाती हूँ। तो इसलिए इटली की कुंज यूनिवर्सिटी ने मुझे इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा है। और मुझे नेपाल में भी सम्मान मिला है कि उनका जो शौक है, उनकी जो हॉबी है, उसको अपने कामों में खो मत जाने दीजिए। जब कोई ये कहता है कि लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, क्या ही कर पाएंगी, तो महिलाएं हर बार ये साबित कर देती हैं कि वो क्या कुछ कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यूं ही नहीं मनाया जाता, ये महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, उन्हें और ज्यादा एम्पावर्ड करने के लिए, उन्हें और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए मनाया जाता है। नमस्कार, पब्लिक वाणी देख रहे हैं आप, मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव और आज मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो काफी लोगों के लिए प्रेरणा है। डॉक्टर मधु शर्मा, ये भोपाल रेल मंडल में कार्यरत हैं, लेकिन 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं इन्हें समाज सेवा करते हुए। सरकारी नौकरी है, लेकिन बावजूद इसके जब शनिवार या इतवार की छुट्टी होती है तो मधु शर्मा जी घर पे नहीं रुकती, वो काम करती हैं जिससे किसी का भला हो, जिससे आगे समाज का भला हो। सबसे पहले मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ पब्लिक वाणी में। तो आपसे शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आपके बारे में जानेंगे कि आपने ये कहाँ से शुरू करी, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली लोगों के लिए कुछ करने की, समाज सेवा में आगे बढ़ने की? क्योंकि 25-26 साल हो गए आपको ये करते हुए, बहुत लंबा सफर होता है। कैसे शुरुआत हुई? क्या एक क्लिक पॉइंट रहा होगा आपके कि हाँ ये चीज मुझे छू गई, मुझे ये काम करना है लोगों के लिए? देखिए, ये निश तो मेरे अंदर बचपन से ही था। जब मैं बहुत छोटी थी, तब मेरे पापा मुझे एक पुस्तक देते थे जो गायत्री परिवार से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते थे, अखंड ज्योति। और वो टिक करके रखते थे। मैं चौथी या 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, मेरे पापा उसको टिक कर देते थे कि मधु तुम ये पढ़ लेना। और मैं वो पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि कितना अच्छा लिखते हैं ये, कभी भविष्य में गुरु बनाया तो इन्हें बनाऊंगी। और वहीं से वो प्रेरणा, वो बीज वहां से आ गया था मेरे अंदर कि समाज के लिए कुछ करना है। ठीक है, आप टॉप 10 गेम चेंजर महिलाओं की सूची में शामिल हो, जिसमें मैं बता दूं कि ईशा अंबानी, तृप्ति डिमरी और ऐसे बड़े नाम थे, और उसमें मधु शर्मा जी का भी नाम था। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के मौके पर आपका जब इस लिस्ट में नाम आया, बहुत प्राउड मोमेंट होता है, इतने बड़े लोगों के साथ नाम जुड़ना, और आपने इतना अच्छा काम किया है, तो कैसा लगा था फिर? जी, अच्छा लगा मुझे। देखिए, मैंने जो भी समाज के लिए किया है, मैं किसी नाम के लिए नहीं करती हूँ। बस मुझे स्वांतः सुख है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। मुझे लगता है किसी के हम बस काम आ जाएं, तो हम उसके लिए जो भी कर सकते हैं करें। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता मैंने पढ़ी थी कि उसका सारांश ये है कि और मुझे कुछ लगा कि मुझे उनको कुछ देना चाहिए। तो जब उसने मुझसे कुछ मांगा, तो मैंने अपनी झोली में से चावल का एक दाना उसे दे दिया। लेकिन जब मैं घर गया, तो मैंने देखा कि उतने ही चावल के दाने के बराबर एक सोने का दाना मेरी झोली में मौजूद था। तो मैं रो पड़ा कि काश मैंने सब कुछ दे दिया होता, तो आज मैं रंग से राजा बन गया होता। तो मुझे लगा कि इतना मिलता है, मतलब भगवान, हमारा ईश्वर, जो देव शक्तियां हैं, ब्रह्मांड है, वो आपकी जरूरतें पूरी करता जाएगा। बस आप समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, समर्पित रहिए। ठीक है, आपको लोग संडे वाली दीदी के नाम से जानते हैं। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि मैम मंडे टू फ्राइडे अपनी जॉब करती हैं, उसके बाद सैटरडे को बच्चों को पढ़ाती हैं सरकारी स्कूलों में जाकर, और संडे को झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में जाती हैं बच्चों के पास, उनको कहानियां सुनाती हैं, उनके साथ गेम एक्टिविटी करती हैं। तो संडे वाली दीदी का नाम कैसे मिला, कहाँ से शुरू हुई थी ये कहानी? हाँ, वो बच्चों को जब हम जाते हैं वहाँ पर उनकी झुग्गी में, तो वो अपने आप वहाँ पे आए हुए नहीं रहते हैं, तो हमें उनको घर घर जाने बुलाना पड़ता है। तो वो कहते हैं चलो रे दीदी आ गई, दीदी आ गई। कौन सी दीदी आ गई? उन्होंने कहा संडे वाली दीदी आ गई। तो बस इस तरीके से बच्चे बोलते हैं। बड़े प्यार का शब्द है और बहुत ही प्रिय है मुझे। और आज भी ये है कि हम 10 बजे वहाँ पर जाते हैं कक्षा में, झुग्गी झोपड़ी में बच्चों को इकट्ठा करते हैं। फिर बच्चे आते हैं तो
उनके साथ 2-3 घंटे कैसे चले जाते हैं मुझे पता ही नहीं लगता। मतलब खेल खेल में उनको संस्कारों से जोड़ना, संस्कृति से जोड़ना और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये हमारा काम है। क्योंकि देखिए देखते हैं जब हम झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, क्योंकि शिक्षा की वहां पर कमी है, सिविक सेंस की वहां पर कमी है, जब आप वहां पर जाती हैं तो क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अगर एजुकेटेड ही होते तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं आप वहां पर? हाँ, वहाँ पर अनहाइजीनिक है, उनके झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत ही अनहाइजीनिक हैं, वहाँ पर स्वच्छता नहीं है और शिक्षा नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है। तो हम वहाँ पर जाके उन सबको अवेयर करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि आपको किस तरह से बच्चों को नाखून काट के रखना है, उनको तेल कंघी करके रखना है। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो बच्चे यहाँ आते थे और बहुत नाक बहती रहती थी। हम वहाँ पर बाल्टी में पानी रखते थे और हम और हमारे हस्बैंड, हम लोग दोनों बच्चों का मुँह धुलाते थे, उनकी नाक साफ करते थे। और उसके बाद से अब बच्चे काफ़ी व्यवस्थित आते हैं। तो 5 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे हमारी संस्कार शाला से जुड़े हुए हैं और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। और आप उनसे मिलेंगे तो आपको देख के कभी लगेगा नहीं कि ये किसी गरीब झुग्गी से आए हुए हैं। महिला जब आगे बढ़ती है तो ऐसा होता है कि रोकने के लिए बहुत लोग रहते हैं, लेकिन जब सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा सा आपको कोई साथ देने वाला मिल जाता है, और जब आपके परिवार से कोई हो तो हिम्मत हौसला और बढ़ जाता है। आपके परिवार में कौन कौन है? क्योंकि आपने सारी चीजें बिफोर मैरिज शुरू करी, फिर शादी आई, फिर आपकी लाइफ में चेंजेस आए होंगे, देन हैविंग किड्स, तो फैमिली का सपोर्ट कितना रहता है? फैमिली का सपोर्ट हो तो ही हम आगे बहुत बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर कोई किसी चीज में विरोध आएगा, बाधाएं आ जाएगी तो थोड़ा सा कर तो लेगा इंसान, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। लेकिन हमारी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि हम शादी के पहले से ही भी कर रहे हैं। तो शादी के पहले मेरे पापा का, मम्मी का सपोर्ट था और शादी के बाद तो ये फुल स्विंग में शुरू हो गया। हमारी सास ससुर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हमें, हमारे हस्बैंड ने सपोर्ट किया और आज मेरे बच्चे भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है। आपको इटली की एक यूनिवर्सिटी है, वहां से डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी जी, तो मुझे इटली की कुन्यो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है और वो मेरे एजुकेशन के लिए मिली है। क्योंकि मैं ऑनलाइन भी क्लासेस लेती हूँ। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे मैं ऑनलाइन भी जुड़ी हूँ और ग्लोबल एजुकेटर की उसमें भी मेरा नाम है। तो मैं ग्लोबली इंग्लिश वगैरह भी सिखाती हूँ और योग सिखाती हूँ। तो इसलिए इटली की कुन्यो यूनिवर्सिटी ने मुझे इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा है। और मुझे नेपाल में भी सम्मान मिला है। नेपाल में एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम धराधाम इंटरनेशनल सोसाइटी ने दर्ज किया है सोशल वर्क के लिए। आपकी लाइफ में आपका ज्यादा समय शाजापुर में भी बीता है, आप वहाँ पे भी सोशल वर्क करती, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, भोपाल का एक्सपीरियंस कैसा है? दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं। शाजापुर में ये था कि सारी फैमिली साथ में थी, हमारे टेनेंट्स साथ में रहते थे, तो वो वहाँ टीम बहुत अच्छी थी हमारी। हम बस एक आवाज में उनको बता देते थे कि अभी हम ऑफिस से इतने बजे आएंगे और आप सब मुझे रेडी मिलना, तो सब लोग मुझे रेडी मिलते थे। और मेरे हस्बैंड ड्राइव करके वो हमें गाँव गाँव ले जाते थे। हमने अपना ज्यादा जो टारगेट बनाया है गाँव और गरीब बच्चे और नीडी लोग, ऐसे लोगों को बनाया। तो हम बस किसी ना किसी गाँव में जाते थे, वहाँ भी वीक में एक बार जाते थे और बाकायदा वहाँ बच्चों को इकट्ठा करके, महिलाओं को इकट्ठा करके सबको मोटिवेट करना, उन्हें जागरूक करना कि वो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे आचरण करने चाहिए, हम कैसे संस्कारों से जुड़े रह सकते हैं, संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं, कैसे साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं, कैसे फिट रह सकते हैं। इस तरह की बातों से हम पूरे परिवार को जागरूक करते थे। ठीक है, तो समाज सेवा की बात है कि कैटेगरी होती है नेत्रहीन जो बच्चे होते हैं, ब्लाइंड कैटेगरी, उनके लिए भी आप कुछ करती हैं। मैंने सुना है कि आप उनके जो सिलेबस की चीजें होती हैं उनको ऑडियो में रिकॉर्ड करके दिया जा रहा है। जी, यहाँ पर आरुषि नाम की संस्था है, वहाँ पर मैं अक्सर जब भी मुझे समय होता है मैं वहाँ पर जाकर और ऑडियो रिकॉर्डिंग की है मैंने, और पर्सनल लेवल पर भी की है। जैसे किसी को मालूम है, क्योंकि मुझे एंकरिंग करने का, वॉइस रिकॉर्ड, वॉइस रिलेटेड वर्क का मुझे बहुत शौक है। तो अगर पर्सनली भी कोई बोलता है कि उसको इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं उनको रिकॉर्ड करके यूं ही दे देती हूँ ताकि उनको हेल्प मिल जाए। बहुत बहुत नेक पहल है। आप मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जो हम फिलहाल जिस समय में जी रहे हैं, यहाँ पर मेंटल हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ से थोड़ी ऊपर रखी जा रही है। हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं परेशानी है ऑलमोस्ट। तो इसको लेकर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? हाँ, मेंटल हेल्थ के लिए भी मैं काम करती हूँ। ईयर टू ईयर एक संस्था है जो ऋचा मेहता द्वारा संचालित है और इसमें भारत के सभी राज्यों से जुड़ी हैं महिलाएं। हम ऑनलाइन सेशंस करते हैं, ऑफलाइन सेशंस भी करते हैं
और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि उनका जो शौक है, उनकी जो हॉबी है, उसको अपने कामों में खो मत जाने दीजिए। आप उसको जिंदा रखिए, शौक जिंदा रखेंगे तो आपको एक एनर्जी मिलती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शौक का कोई ना कोई काम ज़रूर करें। ठीक है, आप बच्चों पे ज़्यादा फोकस रखती हैं और आज के बच्चे मोबाइल एडिक्टेड बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मैं उन जगह की बात नहीं कर रही जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं है, बट हम जब बाकी तबके की तरफ आते हैं तो मोबाइल ही उनकी लाइफस्टाइल हो गई है। तो कैसे इस चीज़ से ओवरकम करें? आजकल की जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, इसके लिए भी हमने सोचा और हमने देखा कि मोबाइल ना केवल संपन्न घरों में बल्कि आजकल झुग्गियों में भी मोबाइल अवेलेबल हैं और बच्चे अपना ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल पर ही बिताना चाहते हैं और क्या देखना है क्या नहीं देखना है इसकी समझ उन्हें बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों को हम ये तो कह देते हैं कि आप मोबाइल मत चलाओ, लेकिन फिर वो करें क्या? तो उनको जागरूक करने के लिए हमने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया। हमने उनको बताया कि देखो खेलने में कितना आनंद आता है, तो हम उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कराते हैं और हमने स्टार्ट किया है लिटिल चैंपियंस के नाम से उनके लिए स्पोर्ट इवेंट हम हर साल कंडक्ट करते हैं और उसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अब जाते जाते बस एक ही सवाल कि आप सारी चीज़ें मैनेज कैसे करें? और वी ऑल नो वुमेन्स आर सुपर वुमेन होती हैं कि सारी चीज़ें, बट एक गवर्नमेंट जॉब के साथ, एक फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इतनी सारी सोशल एक्टिविटीज़ को मैनेज करना जिसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता। आप सैटरडे भी देती हैं, आप संडे भी देती हैं, खुद के लिए टाइम कैसे निकलता है फिर? देखिए, भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए हैं और उस टाइम को केवल मैनेज करना होता है। हम अलग से कुछ भी नहीं करते हैं। वही टाइम है जब हम ऑफिस में होते हैं तो पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं ऑफिस के लिए। जब हम घर का काम कर रहे होते हैं तो समर्पण के साथ हम घर का काम करते हैं। तो जब सारी चीजें व्यवस्थित कर लेंगे तो वो टाइम बचता है, आप अपने मनपसंद एक्टिविटी कर सकते हैं। Okay. और जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सोशली भी कर रहे हैं, ये आप ये मत सोचिए कि हम उनको कुछ देने के लिए कर रहे हैं, ये सोचिए कि हम वो अपने लिए कर रहे हैं। मुझे सुख मिलता है। मधु जी की कौन सी फेवरेट हॉबीज हैं जो वो अभी भी कर लेती हैं? कुछ ऐसा जो छूट जाता हो इन सारी चीजों की वजह से? नहीं, मैं छूटने नहीं देती हूँ। मुझे एंकरिंग का शौक है। हाँ। मुझे तो मैं वो जरूर कोई ना कोई मौका ढूंढ लेती हूँ, चाहे वो शादी हो चाहे फॉर्मल एंकरिंग हो, तो वो मैं जरूर करती हूँ। और बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो शुक्रिया मधु जी पब्लिक वाणी के साथ जुड़ने के लिए। आपको देख के बेशक ही लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे क्योंकि आपने जो समाज के लिए काम किया ये निरंतर चलता भी रहेगा। बहुतों को इंस्पायर भी किया है, बहुतों को मैसेज भी दिया है। ये मधु शर्मा जी है, तो बता दिया कि दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस इच्छा होनी चाहिए, आप कर सकते हैं। भगवान ने अगर आपको देने वाला बनाया है तो दीजिए, खुले हाथों से दीजिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप खबरों के लिए पब्लिक वाणी देखते रहिए। नमस्कार।